अगर आप इग्नू के दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज दोबारा से करनी होगी या फिर नहीं? अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इग्नू के दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना केवल हम इस पॉइंट्स पर बात करेंगे बल्कि हम बात करने वाले हैं 3 बड़े रीज़न जो आपके एग्जामिनेशन में फेल होने या कम नंबर मिलने का कारण बनते हैं। उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा और बोनस में कुछ और पॉइंट भी शेयर करूंगा जो आपको आंसर को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे, जो कि आपको एक प्रॉपर इनहेंस कर देंगे एक पोर ग्रेड स्टूडेंट से जिसके एग्जाम में पासिंग नंबर भी नहीं आ रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट में जो एक वेल स्कोर क्रिएट कर रहे हैं, 90% स्कोर क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो आपको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन के अंदर नहीं करनी है। देखो, टर्म एग्जाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनमें कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली गलती की बात करूं जो बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है हैंड राइटिंग। देखो, काफ़ी स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग होती है वो रीडेबल भी नहीं रहती। तो अगर आपकी भी ऐसी हैंड राइटिंग तो पहले इम्प्रूव करो, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार होगी तो चेक करने में ना जो माइंड है ना पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। दैट मीन्स आपको फिर नंबर उसी हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से इवेल्युएटर जो है उनका माइंड खराब होगा, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। मीन्स यार, अगर आपकी रीडेबल नहीं रहेगा तो चेक किस बेसिस पे किया जाएगा, फिर आपको नंबर कैसे दिए जाएंगे? तो आपको राइटिंग इंप्रूव करनी है। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, अगर ठीक ठाक है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करो कि थोड़ा दूर दूर लिखो, लाइक दिस पे, जिसमें आप देखेंगे राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट दूर दूर लिखा है जिस वजह से रीडेबल है और बहुत क्लियर है। तो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आपकी नंबर ना कटे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट इसको लेकर सवाल भी पूछते हैं कि आंसर्स हमें किस वे में प्रेजेंट करने हैं। देखो, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। आप लोग बाहर से मटेरियल बाई करते हैं, जो गेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर या गाइड वगैरह रहती हैं, उनमें क्या है क्वालिटीज़ में इश्यू आते हैं, क्योंकि कई बार जो आंसर्स हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, आंसर्स में मिस्टेक होती है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप उन्हीं आंसर्स को रीड कर रहे हैं जो आपके लिए एंड ऑफ द टाइम प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि आप जब याद वो कर रहे हैं तो लिखोगे ही वही। अगर उस मटेरियल में मिस्टेक है तो आपका आंसर भी गलत होगा। आंसर गलत होगा, दैट मीन्स आपको पोर ग्रेड या फिर फेल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको समझना है। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि आंसर्स को ना, जो इग्नू का मटेरियल है उससे पूरा एज एडिट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कि यार वही पढ़ा है और एज एडिट एग्जाम में करके आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप वही एज एडिट करके आते हो, दैट मीन्स आप अपने नंबर कट पा रहे हो, बिकॉज क्वेश्चन ना थोड़ा घुमा के होता है। तो आपको पहले ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा है और क्या पूछा गया है, उसकी बेसिस पर अपने ही शब्दों में आंसर करना है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रहेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट के नंबर इसी वजह से कटते हैं। वो कारण ये है कि वर्ड लिमिट भूल जाना या वर्ड लिमिट के बारे में सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर पर सबसे ऊपर गिवन होती है, लेकिन वर्ड लिमिट तो इग्नोर करनी है। तो देखो, वो होता क्यों है उस पर बात करते हैं। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, लिख दो, 20 मार्क्स का है, भर दो। राइट, वर्ड लिमिट क्या है? वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। तो भाई इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। अगर आप ज़्यादा या कम कर दो, दैट मीन्स वहाँ पे नंबर करने के चांसेस हो जाएंगे, आपके नंबर उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर 500 वर्ड्स में पूछा है तो आपका आंसर होना चाहिए इन द रेंज ऑफ 450 टू 550 वर्ड्स। उससे आगे पीछे होगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी जो वर्ड लिमिट है कुछ इस प्रकार से रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस और कम हो जाएंगे। मतलब अब आपके आंसर में जो नंबर है ना वो नहीं कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे ख्याल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मिस्टेक काफ़ी स्टूडेंट से होती है, वो मैं मानता हूँ कि यार या तो ओवर प्रेजेंटेशन कर देना या फिर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना होना।
अब इसका कारण बताते हैं। देखिए होता क्या है, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि रंगीला से कर देते हैं। मतलब वो फ्लूट भी यूज़ कर लेते हैं कई बार टीचर से बचा के, कई बार वो अलग अलग स्केचेस भी यूज़ कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट करते हैं, हर कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में क्लियर कट है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, कोई और पेन यूज़ नहीं करना। अगर आप कोई और पेन यूज़ करते हैं दैट मीन्स आप अपने नंबर खुद ही कटवा रहे हो, क्योंकि आंसर रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप स्केचेस या फिर ग्रीन या रेड पेन यूज़ कर लेते हो, तो आपके नंबर कटने वाले हैं, उस पर आप ध्यान रखिए। आपको एग्जाम में ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। अगर आपको कोई टेबलर फॉर्म आ रही है बनाने को, तो वहाँ पे भी आप पेन का यूज़ करेंगे, ग्राफ वगैरह भी पेन से ही प्लॉट करेंगे, बिकॉज पेंसिल से मान्य नहीं होते हैं कई बार एग्जाम में। तो इस बात को ही विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक ओवर प्रेजेंटेशन में एक इश्यू और आता है जो मैं आपको अभी आंसर शीट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन के चक्कर में ना ओवर प्रेजेंटेशन कर दी। देखिए यहाँ पे मार्जिन देना था, दे दिया, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? ये देखो वर्ड लिमिट, वर्ड्स कहाँ जा रहे हैं, लाइन से बाहर, जो कि बहुत ही बेकार लग रहा है। ऐसे नहीं करने। आप पहली बात तो ये लाइन करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही एक इमेजिनरी लाइन ले लो, उसके अकॉर्डिंग लिखो। बिकॉज अगर आपकी लाइन मान लो यहाँ पर है, आप थोड़ा आगे लिखोगे कोई इशू नहीं है, बट अगर लाइन कर दी उसके बाहर जा रहे तो वो बेकार लग रहा है, वो आपको नहीं करना। ओवर प्रेजेंटेशन नहीं करनी कभी भी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर आउट हो गया हो। अब यार बात करते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा था कि यार अगर फेल हो गए तो क्या करना होगा, असाइनमेंट दोबारा देने होंगे या फिर नहीं। तो आइए इसका आंसर भी आपको मैं इग्नू के पोर्टल के माध्यम से ही देता हूँ। इफ आई क्लियर द असाइनमेंट, की असाइनमेंट क्लियर कर लेते हैं बट फेल इन दी टर्म एग्जाम, डू आई नीड टू सबमिट माई असाइनमेंट अगेन, क्या असाइनमेंट दोबारा देने होंगे? इफ आई फेल इन माई असाइनमेंट बट क्लियर दी टर्म एग्जाम, की टर्म एग्जाम क्लियर हो जाते हैं लेकिन असाइनमेंट में मार्क्स नहीं आते हैं, फेल हो जाते हैं, तो क्या असाइनमेंट या एग्जाम दोबारा देने होंगे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नो, यू नीड टू क्लियर ईच कंपोनेंट। क्या है? ईच कंपोनेंट, यानी कि चाहे वो असाइनमेंट हो या टर्म एग्जाम, हर एक को सेपरेटली आपको क्लियर करना है। दोनों ही कंबाइन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी असाइनमेंट फेल हो रहे हैं तो टर्म एग्जाम रिपीट नहीं करना, अगर आप टर्म एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो असाइनमेंट रिपीट नहीं करना। ओके, सो क्लियरिंग और नॉट क्लियरिंग वन कंपोनेंट डजंट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ अदर कंपोनेंट। मान लीजिए आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगते लेकिन टर्म एग्जाम क्लियर हो तो उसके मार्क्स लग जाएंगे, लेकिन ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीट शो होगा। उसका रीजन यही होता है कि आपके दोनों के मार्क्स नहीं लगे। जैसे ही असाइनमेंट दे देंगे आपके वो भी लग जाएंगे मार्क्स और कंप्लीट शो हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन, विल द पासिंग मार्क्स फॉर कोर्स इज कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग द असाइनमेंट एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर भी है बिग नो, बिकॉज आपके जो ग्रेड कार्ड है उसमें ये सेपरेटली देखे जाते हैं। जो फाइनल मार्कशीट बनती है उसमें जरूर मार्क्स ऐड किए जाते हैं, बट ग्रेड कार्ड में यानी कि पासिंग के लिए आपकी सेपरेटली काउंट होते हैं। ऐसा नहीं कि असाइनमेंट कम आ गए, असाइनमेंट फेल हो रहे हैं लेकिन एग्जाम में टॉप कर गए तो दोनों के मिला के पास, नहीं, असाइनमेंट उस केस में आपको देना पड़ेगा। सेम एग्जाम के लिए भी है। तो ये चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। अब देखो कुछ कारण है जिस वजह से आप फेल होते हैं। एक तो हमने बात कर ली ऐसे कारण जो आपकी ओर से हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी जिसमें आपका बस ही नहीं है भाई, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये आंसर आप देखिए प्रॉपर में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे भी नंबर कटे हैं। अगर हम ध्यान दें तो 90 मार्क्स हैं, बट इससे भी ज़्यादा आ सकते थे अगर और अच्छे से नंबर दिए जाते, क्योंकि जहाँ तक ये आंसर मैंने भी एवेलुएट किए हैं और दूसरे टीचर से भी करवाए गए हैं, तो आंसर एकदम करेक्ट है, बट फिर भी नंबर काटे गए हैं कई क्वेश्चन में जहाँ नहीं कटने चाहिए थे। बट कोई बात नहीं, 90 मार्क्स हैं, इग्नू के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर है। बट कुछ और पेपर पे बात करें तो यार वहाँ पे नंबर बहुत कटे हैं। जैसे इस पेपर में 50 नंबर पेपर है, 6 मार्क्स दिए हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, पहले में ही 3 मार्क्स हैं, बाकी अगर आप देखेंगे तो कट 0 0 0 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। मतलब डायरेक्टली आप कुछ भी लिखो और आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब आप आंसर लिखो नहीं लिखो आपको इस प्रकार से 0 दिया गया है। और कई बार पेपर चेक भी नहीं होते हैं, इस प्रकार से खाली सीट भी मिलती हैं जिसमें एक सिंगल डॉट नहीं मिलता। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि मार्क्स आगे दे दिए जाते हैं, कई बार मार्क्स दिए ही नहीं जाते। अगर मैं इस वाली आंसर शीट की बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्ट मार्क्स है, बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको लगेगा नहीं कि चेक हुई है या फिर नहीं हुई है। तो कई बार अनफॉर्चुनेट रीज़न होते हैं जिसके पीछे आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इग्नू में मैं सही बात कहूँ तो मार्क्स आपके कितने आएंगे, अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, ये पता है डिपेंड करता है आपके सेंटर पर और आपके
जो भी असाइनमेंट की बात करें तो जो आपका स्टडी सेंटर है उस पर, क्योंकि ये टोटली ना सेंटर्स के अकॉर्डिंग ही है। कई सेंटर्स पे बहुत अच्छे नंबर दिए जाते हैं सेम आंसर्स के। जैसे असाइनमेंट की बात करूं, मुझे याद है कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने क्या किया, 8 स्टूडेंट्स ने सेम असाइनमेंट सबने ऑनलाइन सबमिट किए थे और उनके मार्क्स का लिटरली डिफरेंस पता है क्या था, एक के आए थे 90, एक का डिफरेंस जो सबसे लोएस्ट उनमें गया था वो गया था 56 मार्क्स के अराउंड। आप सोचिए कि डिफरेंस बहुत रहा है। सेम आंसर सब ने दिए हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 70, किसी के 90 और किसी के 56 या 50 तक भी रह रहे हैं। डिफरेंस काफ़ी हो जाते हैं सेम आंसर्स पर। तो ये भी हो रहा है एक्चुअल में इग्नू में, ठीक है। तो पेपर चेकिंग भी डिपेंड करती है सेंटर टू सेंटर, और ये इशू भी है। तो यार ये चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। बाकी पासिंग मार्क्स को लेकर ऑलरेडी मैंने डिटेल में बात की है। अभी जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है, चाहे मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो, सभी के लिए। कुछ बदलाव है जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम वाइज किस किस में बदलाव किए गए हैं, कितने मार्क्स फिर से इस बार दिसंबर 2024 में होने वाले हैं। बाकी रिजल्ट आने में अभी टाइम है, रिजल्ट अभी नहीं आया, ना पोर्टल ऑन हुआ है, अभी टाइम लगेगा। आप लोग वेट करिए, अपने एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए। तैयारी नहीं हुआ है तो पीवाई की सॉल्यूशन बाई कर सकते हैं, या फिर गेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर भी बाई कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को बूस्ट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। कोई और क्वेरी है कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, अपने सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।